अब ये लोग लॉन्ग वाई माउंटेन विला, जो कि शन का ही विला होता है, वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद स्कारफेस चेन क्वान के बेटे को बहुत पीटता है एंड उससे पूछता है कि उसे वो ब्रेसलेट कहाँ से मिला था। जिसके बाद चेन क्वान का बेटा ब्रेसलेट की सच्चाई के बारे में बताने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर शन स्कारफेस के बारे में सोचता है कि स्कारफेस जो है वो उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, और तो और स्कारफेस ने ये भी कहा था कि अब से वो शन का डिसिपल बन जाएगा। जबकि शन ने उसे कहा था कि अगर वो उसका डिसिपल बन जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो अपने डिसिपल को कोई सैलरी नहीं दे पाएगा। ये सुनकर स्कारफेस ने उसे कहा था कि उससे सैलरी की टेंशन नहीं है जब तक उसे यहाँ पर खाना मिल रहा है तो, और इसीलिए अब से स्कारफेस जो है वो जेनोस की तरह शन से चिपक गया है। मीनवाइल चेन क्वान का बेटा अब सच्चाई बताना शुरू करता है। वो कहता है कि आज से 1 महीने पहले जब वो नानफाओ टेम्पल पर पूजा कर रहा था तब वो वहां पर एक आदमी से मिला। शन चेन क्वान के बेटे को पूरी बात बताने को कहता है। चेन क्वान का बेटा कहता है कि वो नानफाओ टेम्पल पर एक आदमी से मिलता है। नानफाओ टेम्पल चाइना का सबसे ज्यादा बड़ा और फेमस टेम्पल है, तो ये मानना उसके लिए भी मुश्किल है कि वहां पर वो एक ऐसे स्कैमर से मिला जिसने कि उससे इस चीज में फंसा दिया। चेन क्वान का फैमिली बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है और इसीलिए जायज सी बात है कि उनके जान के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हो सकते हैं जो कि उनसे चिढ़ते हों, और ये बात चेन क्वान के बेटे को भी पता है। इसीलिए वो किसी ऐसे ऐरे गहरे से तो उस ब्रेसलेट को नहीं लेता, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे स्कैमर से मिलता है जो कि उसे उस ब्रेसलेट के बारे में बताता है। चेन क्वान का बेटा कहता है कि जिस दिन वो उस आदमी से मिला था तो उस दिन उन्होंने काफी ज्यादा खाना खाया। उस आदमी ने चेन क्वान के बेटे को बताया था कि उसे वो ब्रेसलेट किसी मास्टर ने दिया है और उसने खुद सेम टू सेम ब्रेसलेट खुद भी पहना हुआ था। उस आदमी ने चेन क्वान के बेटे को बताया कि ये ब्रेसलेट जो है वो तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है, और वो आदमी इस ब्रेसलेट को चेन क्वान के बेटे को इसीलिए दे रहा है ताकि मास्टर अपने डिसेंडेंट्स के लिए गुड कार्मा बिल्डअप कर सकें। लेकिन बाद में चलने के बाद जब चेन क्वान का बेटा उस आदमी से इस चीज के बारे में पूछता है कि आखिर वो उनका मास्टर कौन है, तो वो आदमी बताता है कि उनका मास्टर जो है वो शुआनमिंग मैंशन में है। शुआनमिंग मैंशन बिन सिटी का वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्टीवेशन सेक्ट्स में से है। हालांकि शुआनमिंग मैंशन में अनऑर्थोडॉक्स कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है, इसीलिए जितने भी अमीर लोग हैं वो सभी लोग इस कल्टीवेशन सेक्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। शन कहता है कि अगर सबको ये चीज पता है कि ये लोग अनऑर्थोडॉक्स कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि इविल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, तो सभी लोग इनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं। चेन क्वान का बेटा शन को बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो अच्छी सेक्ट्स हैं, जो कि हेवन सेक्ट्स होती हैं, वो हर किसी की मदद नहीं करते हैं, और इसीलिए मजबूरी में आके खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए ये लोग अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं। चेन क्वान का बेटा कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि शुआनमिंग मैंशन में अनऑर्थोडॉक्स कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है, जब तक वो लोग उन्हें पैसा कमाने में मदद कर रहे हैं तब तक उनके लिए कुछ चीजें गंवाना इस चीज में कोई भी बुरी बात नहीं है। चेन क्वान के बेटे को लेकिन ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती कि उसकी फैमिली की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट से मदद लेने की वजह से। शन इस बात को सुनकर कहता है कि उसे अमीर लोगों के थॉट्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। इतना कहने के बाद वो स्कारफेस से कहकर चेन क्वान के बेटे को वापस उसके घर पर छोड़ने के लिए कहता है। शन अब चेन क्वान के बेटे के बताई गई इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचता है। शन कहता है कि शुआनमिंग मैंशन जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रैप लगता है जो कि सिर्फ अमीर लोगों को ही अपने फायदे के लिए टारगेट कर रहा है, लेकिन अगर तुम इनके कारनामों को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग किसी न किसी तरह से सू फैमिली को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस बार शन चेन क्वान के हाथ में जो ब्रेसलेट था उसके बारे में पता नहीं लगा पाता तो जरूर चेन क्वान की फैमिली के साथ कुछ बुरा होता है एंड इसका इल्जाम साफ साफ सू फैमिली पे लग जाता। शन को पूरे तरीके से विश्वास होता है कि कोई ना कोई तो सू फैमिली को जरूर टारगेट कर रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जो नाइफ उसे मिली थी उसका ऑरा भी मिस्टर सू की इलनेस के ऑरा से बिल्कुल सेम है। और अब शन सोचता है कि उसे शुआनमिंग मैंशन के बारे में पता करना होगा। अब शन अपनी कल्टीवेशन करना शुरू करता है। उसे अपनी कल्टीवेशन की मदद से शुआनमिंग मैंशन के बारे में पता चलता है। शुआनमिंग मैंशन एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट होता है जो कि वेनमस क्रीचर्स एंड कर्सेस के लिए जाना जाता है। इस सेक्ट के एल्डर्स एंड सेक्ट लीडर्स जो हैं वो हाई लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्टेज पर हैं। ये सेक्ट अपने कल्टीवेशन के लिए दूसरों को धोखा देता है और इनके मेथड भी काफी ज्यादा रूथलेस हैं। ये सेक्ट इतना आगे तक इसीलिए बढ़ पाया क्योंकि इसके गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस हैं। ये गवर्नमेंट लिंक बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं और अभी तक जितने भी खराब चीजें हुई हैं
उनके पीछे भी इस सेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। शन को ये सब जानकारी अपनी कल्टीवेशन की मदद से पता लगती है, जिसके बाद वो सोचता है कि श्वानमिंग मैंशन जो है वो सिर्फ एक टूल है और इसके पीछे बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड छुपा हुआ है और उस मास्टरमाइंड को बाहर निकालने के लिए उसे श्वानमिंग मैंशन को हराना होगा। लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि शन के पास अभी इतनी पावर है ही नहीं। तभी शन को उन हर्ब्स के बारे में याद आता है। शन के पास अभी के लिए काफी ज्यादा हर्ब्स होती हैं। शन सोचता है कि इतनी सारी हर्ब्स की मदद से वो आज रात को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे तो जरूर पहुंचेगा, जिसके बाद वो उन हर्ब्स को कंज्यूम करना शुरू करता है एंड कल्टीवेट करता है। नेक्स्ट डे शन खड़ा होता है। उसकी तबीयत पहले से थोड़ी खराब होती है क्योंकि वो मेडिसिनल हर्ब्स जो होती हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और उन सभी हर्ब्स को कंज्यूम करने के बाद भी वो अपने कल्टीवेशन में सिर्फ 3 लेवल और आगे बढ़ पाता है। शन अब क्विक कंडेंसेशन स्टेज के 6 लेवल पर होता है। शन अपने रूम के बाहर जाता है जहाँ पर उसे स्कारफेस दिखता है जो कि झाड़ू मार रहा होता है। शन को देखते ही स्कारफेस शन को ग्रीट करता है एंड उसे बताता है कि सू फैमिली ने आज उसे लंच के लिए इनवाइट किया है। ये सुनने के बाद शन स्कारफेस से पूछता है, लेकिन आज उन्होंने मुझे इनविटेशन क्यों भेजा होगा? क्या उन्होंने किसी चीज के बारे में बताया? स्कारफेस इस चीज पर इनकार कर देता है, जिसके बाद शन स्कारफेस से पूछता है कि उसने खाना खाया और वो आज से कहाँ पर सोने वाला है। स्कारफेस कहता है कि वो यार्ड में सो जाएगा, जिसके बाद शन उसे कहता है कि अगर वो यार्ड में सोएगा तो उससे ठंड लग जाएगी। शन स्कारफेस को सजेस्ट करता है कि इस विला के अंदर काफी ज्यादा रूम है तो वो उन रूम्स में से किसी को पिक कर ले और वहां पर सोए। शन स्कारफेस को इस चीज का भी दिलासा दिलाता है कि वो उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीखने में मदद करेगा, क्योंकि अभी के लिए उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स जो है वो काफी ज्यादा रिग्ड हैं एंड उसकी करेंट मार्शल आर्ट टेक्निक जो है उसकी वजह से ही उसके बोन्स एंड मसल पर काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। लेकिन शन जल्दी ही स्कारफेस को भी अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक सिखा देगा जिससे कि उसकी प्रोग्रेस और अच्छे से हो पाएगी। शन की बात सुनकर स्कारफेस खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उससे शुक्रिया कहता है। अब शन सू फैमिली के मैंशन पर पहुंचता है, जहां पर पहुंचते ही शन सोचता है कि सू फैमिली ने उसे पहली बार फॉर्मली इनवाइट किया है। इसका मतलब ये होता है कि जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। अब जैसे ही शन सू फैमिली के हॉल पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक और आदमी मिलता है जो कि सुवान के बगल में खड़ा होता है। वो आदमी शन को देखकर उसे कहता है, ओह तो तुम हो शन, तुम्हारी अपीयरेंस जो है वो काफी ज्यादा भद्दी है। क्या तुमने ही मिस्टर सू को ठीक किया था? ये मानना काफी ज्यादा मुश्किल है। सच कहूँ तो जब बात बीमारियों को ठीक करने के लिए आती है तब इंसान जो होते हैं वो मेडिसिनल हर्ब्स पर भरोसा करते हैं। अब वो बंदा अपने आदमियों से एक बॉक्स मंगाता है। उस बॉक्स को दिखाते हुए वो सभी को कहता है कि इसके अंदर टियानशान स्नो लोटस है जो कि उसने स्पेशली किसी को भिजवा कर स्नो माउंटेन से इकट्ठा करवाई है। ये एक ऐसी हर्ब है जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में और हेल्थ को ठीक करने में काम आती है। वो आदमी इस हर्ब को मिस्टर सू को दिखाता है एंड उन्हें बताता है कि ये हर्ब उनकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। उस हर्ब को देखकर मिस्टर सू खुश होते हैं। शन जैसे उस हर्ब को देखता है तो वो उसे रेडिश कह देता है। शन उस आदमी को ये भी बताता है कि जिस चीज को वो मिस्टर सू के लिए लेकर आया है उसके कंपैरिजन में ये चीज चाय कम पानी है। अपनी लाई गई हर्ब को शन को रेडिश बोलता हुआ देखकर वो आदमी थोड़ा चिढ़ जाता है। शन अपनी जेब से एक बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर एक पिल होती है। शन उस पिल को मिस्टर सू को दिखाता है एंड उन्हें बताता है कि ये पिल स्पिरिट रिप्लेनिशिंग एलिक्सर है जिसे कि शन ने कल रात को बनाया था। ये पिल जो है वो मिस्टर सू के बॉडी के फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करेगी और उनके वाइटैलिटी को प्रमोट करेगी कंटिन्यूसली। इस पिल को देखने के बाद वो आदमी शन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है एंड उस पिल को एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों की कैंडी बताता है। ये सुनकर शन उस आदमी को गुस्से से बताता है कि ये पिल जो है इसकी कीमत करोड़ों में है। इतना कहते ही इन दोनों आदमियों के बीच में बहस हो जाती है। ये लोग एक दूसरे के लाए गए प्रेजेंट की बेइज्जती करने लगते हैं। तभी वो आदमी सुवान के पास जाता है एंड सुवान का हाथ पकड़ते ही शन को बताता है कि वो बहुत जल्दी ही सुवान से शादी करने वाला है क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसके पास पैसे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड शन जो है वो एक गरीब लाचार जानवर है, इसीलिए शन जैसा आदमी जो कि दूसरों के रिसोर्सेज पर जी रहा है उसे सू फैमिली में खाना खाने का कोई हक नहीं है। वो आदमी शन से ये भी कहता है कि अगर सुवान की शादी उससे हो जाती है तो इस चीज से उन दोनों की फैमिलीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा एंड उन दोनों की फैमिली को काफी ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी। शन इस बात को सुनकर उस आदमी से कहता है, पैसा पैसा पैसा, क्या पैसे के अलावा तुम्हें किसी और चीज के बारे में फिक्र नहीं है? शादी का मतलब बिजनेस नहीं होता। शादी जो है वो प्यार को दर्शाती है, ना कि पैसों को। और अगर तुम्हें पैसे ही कमाने हैं तो शादी करने का क्या मतलब बनता है? इस बात को सुनकर वो आदमी चिढ़ जाता है एंड वो शन को कहता है कि उसका ये मतलब नहीं है कि वो सुवान से प्यार नहीं करता। उसके ये कहते ही शन उस आदमी का हाथ सुवान से छुड़वाता है एंड सुवान के पास चला जाता है,
जिसके बाद शन उस आदमी को बताता है कि उसके पैसे लिमिटेड हैं, जबकि टैलेंट एबिलिटी जो है वो फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। शन उस आदमी से कहता है कि शन की आंखों में वो आदमी बिल्कुल वर्थलेस है। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो शन पर पंच कर देता है। शन सुवान को अपने पीछे छुपा लेता है। जैसे उस आदमी का पंच शन के रिब्स पर लगता है तो उस आदमी के हाथ की हड्डी टूट जाती है। इस चीज से वो काफी ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है एंड उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। वो आदमी शन को धमकाता है कि वो आने वाले दिनों में शन को जरूर सबक सिखाएगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। शन ये देखते हुए सुवान एंड मिस्टर सू से कहता है कि वो दोबारा से एक प्रॉब्लम में फंस चुका है, जिस पर मिस्टर सू से बताते हैं कि डी रुईजी जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है बिनचेंग में, और बड़ी बड़ी कंपनी को जो कि इस प्रोविंस की नहीं है उन्हें यहाँ पर सेटल होने के लिए डी रुईजी की मदद लेनी पड़ती है। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि शन जो है वो अभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। मिस्टर सू की इस बात को सुनकर शन मिस्टर सू से कहता है कि अभी के लिए उन्हें उसकी प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शन सुवान की तरफ मुड़ता है एंड सुवान को कहता है कि वो उसे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज बताना चाहता है। शन बताता है कि उसे रिसेंटली ही जिन्हू की कंस्ट्रक्शन साइट से एक नाइफ मिला था जिसपे कि पावरफुल कर्स लगा हुआ था। वो कर्स एंड चेनक्वान के हाथ पे जो ब्रेसलेट था उसका कर्स बिल्कुल सेम था। हालांकि पहले शन को लगा था कि ये कोइंसिडेंस की बात हो सकती है, लेकिन अब शन ध्यान से सोचने के बाद कहता है इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि जिन्हू की कंस्ट्रक्शन साइट पर जो नाइफ मिला था या फिर चेनक्वान के हाथ में जो ब्रेसलेट था, उन दोनों में सेम कर्स था। एक्चुअली में बात ये है कि ये सब सू फैमिली से रिलेटेड है। कोई सू फैमिली को टारगेट करना चाहता है क्योंकि इन दोनों पार्टीज के लिंक सू फैमिली से थे, और इसीलिए किसी ने पहले जिन्हू एंड चेनक्वान को टारगेट किया और अब वो सू फैमिली के लिए आ रहा है। शन कहता है कि जब वो पहली बार मिस्टर सू से मिला था तो उसे मिस्टर सू की बॉडी के अंदर से भी सेम सिमिलर कट्स के साइन मिले थे, लेकिन क्योंकि शन उस समय इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था तो वो तभी कुछ नहीं कर पाया था। शन कहता है कि जरूर कोई सू फैमिली को फंसाना चाह रहा है। इस बात को सुनने के बाद सुवान एंड मिस्टर सू एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड हंसने लगते हैं। शन ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है एंड उनसे पूछता है कि आखिर क्या हो रहा है। सुवान शन को बताती है कि बिनचिंग में कोई भी उन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, और तो और सुवान को एंड मिस्टर सू को इस चीज के बारे में पता है कि ये सब कौन करवा रहा है। शन इस बात को सुनने के बाद सुवान से पूछता है कि वो भी जानना चाहता है कि ये सब कौन करा रहा है और क्या उसे इस चीज में उसकी मदद चाहिए, जिस पर सुवान मना कर देती है। सुवान शन से कहती है कि जैसे उसके पास पहले पावर्स नहीं थी कुछ करने की, वैसे ही अभी सू फैमिली भी इतनी पावरफुल है कि कोई उन पर अभी हमला नहीं करेगा, और अगर इस सिचुएशन को देखते हुए सू फैमिली कुछ करने जाती भी है तो इसका अंजाम कर्ज से भी ज्यादा बुरा होगा, यानी कि कोई सू फैमिली को पूरा का पूरा ही खत्म कर देगा। शन इस बात को सुनकर कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या हम हाथ पर हाथ रख के यहाँ पर बैठे रहेंगे ये जानने के बावजूद भी कि कोई आप लोगों को हार्म करने वाला है। मिस्टर सू शन को बताते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अभी उनके एक्शन लेने का सही टाइम नहीं आया है। ये सुनकर शन और कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद सुवान सू फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में शन को बताती है। सुवान शन को जिंगडू के बारे में बताती है जिसके बारे में शन ने सिर्फ सुना होता है। सुवान रिवील करती है कि सू फैमिली जो है वो जिंगडू में एक बहुत ज्यादा सुपीरियर फैमिली में से थी, लेकिन जिंगडू में कुछ चेंजेस की वजह से उसके ग्रैंडफादर को एंड उसे बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद मिस्टर सू एंड सुवान ने बहुत मेहनत की। बिंगचेंग में 2 साल तक स्टैब्लिश होने के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत इकट्ठा की एंड वो बिंगचेंग में एक जानी मानी फैमिली बन गया। सुवान बताती है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी फैमिली जो है वो हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रह सकती, और इसी वजह से उनके एनिमीज को उनकी लोकेशन का पता चल गया था बाद में। सुवान खुद को एंड अपने ग्रैंडफादर को लकी बताती है कि वो इस तरह की लाइफ जी पा रहे हैं एक भयानक बैटल के बाद भी। सुवान के इस बैकग्राउंड को सुनने के बाद शन सुवान से कहता है कि भले उसे नहीं पता है कि सू फैमिली में क्या हुआ था, लेकिन वो एक चीज का प्रॉमिस सुवान को जरूर करता है कि वो उसकी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। इस बात को सुनकर सुवान शन से कहती है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले बदले के बारे में नहीं सोचा। सुवान अभी भी उस बेइज्जती को नहीं भूल पाई है जो कि जिंगडू के लोगों ने की थी। सुवान शन को बताती है कि वो एक दिन अपने दुश्मनों को बेइज्जती का स्वाद जरूर चखाएगी। तभी सुवान को याद आता है कि शन अभी उनसे पहले एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है क्योंकि उसने डी रुईजी से पंगा लिया है उनके बेटे को बेइज्जत करके। तो डी रुईजी जो है वो इस चीज को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। सुवान शन से कहती है कि सू फैमिली के प्रॉब्लम्स जो है वो बाद में भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए शन को डाई फैमिली का सामना करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भी शन कहता है कि वो आज से 3 साल बाद जिंगडू के लोगों से बदला लेकर सुवान को वहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंचा स्टेटस दिलाएगा।
ये सुनकर सुवान थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। शन कहता है कि वो सुवान की मदद करेगा कि वो जिंगडू की पूरी सिटी पर अकेली राज कर सके। शन की बात सुनकर सुवान मुस्कुराती है एंड वो उसे कहती है कि अभी के लिए उसके पास शन के लिए एक टेस्ट है। जिसके बाद सुवान शन को कहती है कि क्या वो डाई फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स को खुद ठीक कर पाएगा। शन ये सुनकर कहता है क्यों नहीं। मीनवाइल डाई फैमिली के विला में डाई फैमिली का जो बेटा होता है वो जाता है एंड वो अपने फादर को बताता है कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा अपमानजनक चीज हुई है। भाई कसम से कह रहा हूँ, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना इस नाम पे यार, भाई मैं मार दूंगा यार इनके थप्पड़। मैं अब से डाई रूईजी को डाई राव बुलाऊंगा क्योंकि मेरे को ये प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी के लिए तुम ये याद रखो कि डाई रूईजी जो है वो एक बिजनेसमैन है एंड डाई रूईजी का बेटा जो था उसकी बेइज्जती ही शेनशिंग ने की थी एंड अपेरेंटली डाई रूईजी का जो बेटा है वो सुवान को भी पसंद करता है। एनीवेज मैं डाई रूईजी को अब डाई राव करके बुलाऊंगा क्योंकि ये प्रोनाउंस करना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान होगा। एनीवेज डाई राव का बेटा जैसे अपने घर पर जाकर अपने फादर डाई राव को बताता है कि सू फैमिली के विला में उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है एंड ये बेइज्जती शेनशिंग ने की है। तो ये बात सुनकर उसके फादर डाई राव काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो अपने बेटे से कहते हैं कि क्या उससे ये नहीं पता है कि तुम डाई फैमिली से हो। इस चीज पर डाई राव का बेटा कहता है कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है। शेन की इस हरकत को सुनने के बाद डाई राव काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब क्योंकि डाई राव के बेटे ने डाई राव को ये बताया था कि सू फैमिली के बिजनेस मीटिंग में उसने ऑलमोस्ट एक बंदे को मार दिया था, तो ये बात सुनने के बाद डाई राव अपने बेटे से कहते हैं कि अगर वो सच में किसी को मार सकता है तो वो तुम्हें सू फैमिली के विला से इतनी ज्यादा आसानी से तो नहीं जाने देता। जिसके बाद डाई राव खुद तैयार होता है शन से मिलने के लिए। जाते हुए डाई राव अपने बेटे को ये कह के जाता है कि अगर वो तुम्हें मार सकता था तो वो वहीं पे मार देता, लेकिन उसने तुम्हें नहीं मारा और ये सब हमारे फैमिली के नाम की वजह से है। अपने फादर को रेडी होता हुआ देखकर डाई राव का बेटा अपने फादर से पूछता है कि क्या वो शन को सबक सिखाने के लिए जा रहा है। डाई राव अपने बेटे को कहता है कि उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और इस सिचुएशन के बदौलत उन्हें सू फैमिली से पैसे निकलवाने चाहिए। डाई राव का प्लान होता है कि वो इस बेइज्जती का बदला सू फैमिली से पैसे निकलवा कर एंड सुवान की शादी अपने बेटे से करवा कर लेगा। अब डाई राव अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सू फैमिली के मेंशन पर पहुंचता है, जहां पर पहुंचते ही वो अपने अकड़, ईगो एंड घमंड के साथ इतने सारे सर्वेंट्स को उसे रोकने के बावजूद भी बेखौफ सू फैमिली के मेंशन के अंदर जाता है एंड वहां पर जाकर जब वो किसी को नहीं देखता तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अब चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सू फैमिली अपने गेस्ट को वेलकम भी नहीं करेगी। ये बात सुनते ही शन बीच में कहता है, ओह तो तुम हो डाई राव, डाई चाओ के फादर। हाँ। शन डाई राव के सामने सोफे पे बैठा होता है। शन को इस तरह बैठा हुआ देखकर डाई राव पूछता है कि क्या वही वो आदमी है जिसने कि उसके बेटे के ऊपर हाथ उठाया था। शन कहता है कि उसके बेटे ने मिस्टर सू के सामने ऊंची आवाज से बात की और इसीलिए उसके बेटे को सबक सिखाना जरूरी था। शन को इस चीज का भी गिल्ट फील हो रहा होता है कि वो इतने बड़े आदमी के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहा है। हालांकि शन के रीजन को सुनने के बावजूद भी डाई राव शन से कहता है कि भले ही उसके बेटे ने ऊंची आवाज में बात की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसके बेटे को मारने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। डाई राव ये तक कह देता है कि सू फैमिली और शन उनकी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद डाई राव अपनी ढौंस दिखाता है एंड उन्हें बताता है कि डाई फैमिली पिंगशंग में सेंचुरीज से रह रही है और डाई राव का बेटा डाई चाओ जो है उसे तो स्वयं भगवान भी पसंद करते हैं। What? राव ये भी कहता है कि ये तो सू फैमिली की खुशकिस्मती है कि उसके बेटे को सुवान पसंद आई। ये बात सुनकर शन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी डाई राव शन को उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहता है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये कहकर शन को धमकाने लगता है। शन को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड डाई राव उसे कहता है कि वो क्या ही कर लेगा। शन की बात सुनकर डाई राव शन को बताता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो डाई राव सुवान एंड शन की हालत इतनी बुरी कर देगा कि सुवान एंड शन दोनों ही लाइफ टाइम के लिए व्हीलचेयर पे बैठ जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद शन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड वो डाई राव के ऊपर एक कर्ट्स प्लेस कर देता है, जो कि सीधा जाके डाई राव के सर पे लगता है एंड डाई राव को सर दर्द होने लगता है, जिससे कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है एंड वो शन से पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया। शन डाई राव को कहता है कि उसने सू फैमिली को एंड उसे चैलेंज किया और इसका अंजाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। तभी अचानक से डाई राव का सर दर्द ठीक हो जाता है एंड डाई राव को लगता है कि ये शन की एक ट्रिक थी। इतना सब हो जाने के बाद डाई राव काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो शन को धमकाते हुए वहां से चला जाता है कि शन को बाद में इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। शन जाते जाते डाई राव को योर वेलकम कह के विदा कर देता है। तभी वहां पर सुवान एंड मिस्टर सू आते हैं। सुवान शन से पूछती है कि क्या सब चीजें ठीक हो गई हैं।
शन कहता है कि उसने डायराओ के ऊपर एक कर्स को प्लेस कर दिया है जो कि उसकी हेल्थ तो खराब नहीं करेगा लेकिन उसकी मेंटालिटी को जरूर डैमेज करेगा। ये चीज सुनते ही सुवान एंड मिस्टर सू थोड़े अमेज रह जाते हैं। शन सुवान एंड मिस्टर सू को बताता है कि आज से 3 दिन बाद डायराओ जो है वो उनके पास आएगा और घुटने टेक कर माफी मांगेगा, लेकिन तब तक के लिए शन को क्विंगचैंग जाना पड़ेगा। सुवान शन से पूछती है कि उसे क्विंगचैंग क्यों जाना है, जिस पर शन सुवान को बताता है कि उसने सुना है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी हर्बल मार्केट लगती है, तो वो वहाँ पर जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। शन इस चीज की पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है कि डायराओ जो है वो इस चीज के बाद चुप तो नहीं बैठेगा और इसीलिए अगर वो फ्यूचर में कुछ प्लान करता है तो शन को इस चीज के लिए भी तैयारी करनी होगी ताकि उसके चक्कर में सू फैमिली को कोई नुकसान ना हो। अब नेक्स्ट डे शन स्कारफेस के साथ बस स्टॉप पर पहुंचता है क्विंगचैंग निकलने के लिए। बस स्टॉप पे पहुंचते ही स्कारफेस शन से पूछता है कि वो लोग एक गाड़ी भी खरीद सकते थे क्योंकि शन जो है वो काफी ज्यादा अमीर आदमी है एंड उसके लिए बस में ट्रेवल करना उसके स्टेटस के लिए अच्छा नहीं है। ये बात सुनकर शन स्कारफेस को समझाता है कि अगर वो गाड़ी खरीद लेंगे तो काफी ज्यादा पॉल्यूशन होगा एंड स्कारफेस का दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश्ड हो चुका है इन अमीर लोगों की चीजों को देखकर। शन की बात सुनकर स्कारफेस कहता है कि शन बिल्कुल सही कह रहा है, जिसके बाद वो दोनों बस में बैठते हैं एंड उन्हें रियलाइज होता है कि बस में बैठना उन जैसे लोगों का काम नहीं है। अब ये लोग अपनी मंजिल क्विंगचैंग पर पहुंचते हैं। क्विंगचैंग पर पहुंचने में ही इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे ये लोग क्विंगचैंग में पहुंचते हैं तभी वहां पर एक फीमेल आती है एंड ये वही फीमेल होती है जो कि शन की पुरानी क्लासमेट होती है एंड इसका नाम गोंग्याओ होता है। शन को वहां पर देखकर गोंग्याओ शन के पास जाती है एंड उसे कहती है कि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो शन को यहाँ पर देखेगी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। शन अब गोंग्याओ से कहता है, इत्तेफाक की बात है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर होगी, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शन की इस बात को सुनकर गोंग्याओ शन को बताती है कि उसकी कंपनी जो है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उसकी कंपनी वालों ने उसको निकाल दिया। ये सुनकर शन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि गोंग्याओ जो होती है वो बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय होती है एंड उसके लिए ये मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि गोंग्याओ जैसी लड़की को भी कोई काम से निकाल सकता है। शन गोंग्याओ से कहता है कि उसका बॉस काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ होगा जो कि उसने गोंग्याओ जैसे एम्प्लॉय को ही निकाल दिया। गोंग्याओ शन को बताती है कि इसके पीछे भी एक कारण है, जिसके बाद गोंग्याओ बताती है कि जब लास्ट टाइम वो लोग उस होटल में मिले थे जो कि जिन्हू का था, तो वहाँ पे जो उनके पुराने क्लासमेट के साथ उनकी क्लैश हो गई थी, वही सेम क्लासमेट उनके कंपनी का बाद में चलकर सीईओ बन गया था और गोंग्याओ को सबक सिखाने के लिए उसने गोंग्याओ के काम में बहुत ज्यादा अड़चने डाली, जैसे कि वो गोंग्याओ का काम बढ़ा देता था एंड गोंग्याओ को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम देता था, जो कि ऑब्वियस ही बात है गोंग्याओ नहीं कंप्लीट कर पाती थी, जिसके बाद उन्होंने गोंग्याओ को काम से निकाल दिया। इस चीज़ को सुनने के बाद शन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो गोंग्याओ से कहता है, क्या उसने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है? लगता है कि उस कमीने को दोबारा से सबक देने का समय आ गया है। ये बात सुनकर स्कारफेस भी लड़ने की पूरी तैयारी कर लेता है। उन दोनों को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर गोंग्याओ उन्हें समझाती है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी अपनी पुरानी कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी। प्लस उसकी बड़ी बहन जो है उसने क्विंगचैंग में अपनी कंपनी खोली है और उसे वहां पर मदद की जरूरत है, इसलिए गोंग्याओ जो है वो अपनी बहन की मदद करने के लिए ही क्विंगचैंग में आई है। गोंग्याओ की बात सुनने के बावजूद भी शन एंड स्कारफेस को गोंग्याओ की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन गोंग्याओ उन्हें समझाती है कि जो कुछ भी वो बोल रही है वो बिल्कुल सच है एंड उसकी बहन जो है वो आगे उनका वेट कर रही है। तभी अचानक से वहां पर एक और फीमेल कैरेक्टर आती है जो कि शन की तरफ देखती है। अब क्योंकि शन ने तो अपने नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं तो वो फीमेल शन को एक गरीब आदमी समझ लेती है। अपेरेंटली ये फीमेल कैरेक्टर गोंग्याओ की बहन होती है। गोंग्याओ की बड़ी बहन गोंग्याओ से पूछती है कि वो इस बार किस कूड़े के डब्बे से अपने फ्रेंड को ढूंढ कर लेकर आई है। गोंग्याओ अपनी बड़ी बहन से शन को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है कि शेनशिंग एंड वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं एंड शन काफी ज्यादा काइंड है क्योंकि उसने गोंग्याओ की काफी ज्यादा मदद की है। शन का नाम सुनते ही गाड़ी के अंदर से एक और आदमी जो कि गोंग्याओ की बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड होता है, वो विंडो से बाहर निकलता है, सबको ग्रीट करता है एंड शन से कहता है कि क्या वो वही आदमी है जो कि आजकल बिंगचैंग सिटी में काफी ज्यादा फेमस हो रखा है और क्या वही फ्यूचर सन इन लॉ है सू फैमिली का। शन का इस चीज के जवाब देने से पहले ही गोंग्याओ की बड़ी बहन कहती है कि ये बिल्कुल भी वो आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि सू फैमिली का सन इन लॉ नॉर्मल से कपड़े पहनकर टूरिस्ट बस में क्यों ही घूमेगा। गोंग्याओ की बड़ी बहन अपने बॉयफ्रेंड को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसका नाम शानिंग बताती है, जिसके बाद गोंग्याओ की बड़ी बहन सभी को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है एंड वो सख्ती से स्कारफेस एंड शन को ये भी कहती है कि अगर उन्होंने गोंग्याओ के साथ कुछ करने की कोशिश की तो उन्हें इस चीज का भुगतान करना होगा।
अपनी गर्लफ्रेंड के इतने रूड बिहेवियर के लिए शानिंग इन दोनों से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद ये लोग एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल में जाते हैं जहाँ पर गोंग्याओ की बड़ी बहन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिशेस ऑर्डर कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्हें और ज़्यादा ट्रीट देना चाहती है। लेकिन शन इस चीज़ के लिए मना कर देता है क्योंकि टेबल पे जितना भी खाना रखा होता है शन कहता है कि वो ही खाना वो पूरा नहीं खा पाएंगे। इस चीज़ पर गोंग्याओ की बहन शन से कहती है कि इस खाने के सारे पैसे वो देने वाली है और वो लोग इस चीज़ की टेंशन ना लें। इस चीज़ के लिए शन शुक्रिया कहता है। शन को समझ में आता है कि गोंग्याओ की बड़ी बहन जो है वो भले ही बाहर से काफ़ी ज़्यादा टफ हो, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा ही नरम दिल की है। एंड शन इस चीज़ का भी शुक्रिया अदा करता है कि गोंग्याओ अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं है। कुछ समय बाद गोंग्याओ की बड़ी बहन गोंग्याओ से एक आने वाली मीटिंग के बारे में बात करती है, जिसमें कि गोंग्याओ को भी अपनी बड़ी बहन के साथ जाना था। गोंग्याओ के ये पूछने पर कि उनकी मीटिंग किसके साथ है, उसकी बड़ी बहन बताती है कि उनकी मीटिंग चेयरमैन ली के साथ है। चेयरमैन ली का नाम सुनते ही गोंग्याओ थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि चेयरमैन ली जो होता है वो काफी ज्यादा बदनाम होता है अपने परवर्ट एक्ट्स के लिए। गोंग्याओ अपनी बहन से पूछती है कि क्या उसे इस चीज का डर नहीं है। इस पर गोंग्याओ की बड़ी बहन गोंग्याओ को समझाती है कि उनका जो बिजनेस है उसमें उन्हें इन जैसे घटिया लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है। अगर वो लोग इनसे डील करना नहीं सीख पाते हैं तो उनका बिजनेस जो है वो आगे नहीं चलेगा। अब क्योंकि चेयरमैन ली के कनेक्शंस ऑलरेडी डाई फैमिली के साथ होते हैं एंड डाई फैमिली बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, शानिंग गोंग्याओ एंड उसकी बड़ी बहन के साथ मीटिंग को अटेंड करने के लिए मना कर देता है। इस चीज़ पर गोंग्याओ की बड़ी बहन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसे वहां पर आने की कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे डाई फैमिली का नाम सुनते ही शन कहता है, डाई फैमिली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये बात सुनकर गोंग्याओ की बड़ी बहन थोड़ी शॉक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आते कि शन ने ऐसा क्यों कहा। तभी शन बीच में स्कारफेस को दिखाता है। स्कारफेस अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करता है। शन इस चीज से दिखाता है कि स्कारफेस की मदद से वो लोग चेयरमैन ली को सबक सिखा सकते हैं अगर वो कोई गंदी हरकत करता है तो। गोंग्याओ की बहन इस आइडिया के बारे में सोचती है एंड उसे ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन ये लोग डायरेक्टली शन एंड स्कारफेस को अपने साथ मीटिंग रूम में नहीं लेकर जाने वाले थे। गोंग्याओ की बड़ी बहन कहती है कि वो लोग शन एंड स्कारफेस को तब कॉल करेंगे जब कुछ गलत होने वाला होगा। एंड इस चीज के लिए शन मान जाता है, जिसके बाद क्विंगचेंग एट जियान जो कि कंपनी का नाम है, वहां पर गोंग्याओ एंड उसकी बड़ी बहन पहुंचते हैं। चेयरमैन ली गोंग्याओ की बहन के सबमिट किए गए पेपर्स को देखता है एंड कहता है कि वो छोटे बिजनेसेस के साथ वैसे तो डील नहीं करता है। इस चीज पर गोंग्याओ की बड़ी बहन कहती है कि हाँ, उसे इस चीज के बारे में पता है और इसीलिए वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि चेयरमैन ली उनके साथ काम कर रहे हैं। गोंग्याओ की बड़ी बहन कहती है कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ये चीज़ सुनते ही चेयरमैन ली के इरादे मानो बदल जाते हैं। चेयरमैन ली गोंग्याओ की तरफ देखता है एंड वो गोंग्याओ से उसकी एज एंड नाम पूछता है, जिसका जवाब गोंग्याओ दे देती है। अब चेयरमैन ली गोंग्याओ को अपने थाइस पर बैठने के लिए कहता है। इसको तो साले को मर जाना चाहिए वैसे। चेयरमैन ली गोंग्याओ की बड़ी बहन को कहता है कि वो पेपर्स को ऐसे ही साइन करना चाहता है। ये चीज सुनते ही गोंग्याओ की बड़ी बहन गोंग्याओ को अपने पीछे छुपा लेते हैं एंड चेयरमैन ली को ये कहते हैं कि उसने पहले कभी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के बारे में नहीं सुना है और ये चीज काफी ज्यादा ही इनअप्रोप्रिएट है। ये चीज सुनते ही चेयरमैन ली का ईगो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो गोंग्याओ को अपनी तरफ खींचता है एंड कहता है कि बिजनेस में ये सब तो चलता है। चेयरमैन ली अब गोंग्याओ को मोलेस्ट करने लगता है एंड गोंग्याओ की बड़ी बहन से कहता है कि वो गोंग्याओ के साथ एक प्राइवेट डिस्कशन करेगा एंड यहाँ पर अब गोंग्याओ की बड़ी बहन की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को सुनते ही गोंग्याओ की बड़ी बहन जल्दी से जल्दी शन को कॉल लगा देती है। शन इस चीज का ही इंतजार कर रहा होता है। वो बॉस ऑफिस के बाहर होता है, जिसके बाद स्कारफेस एंड शन उस कमरे के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर गोंग्याओ एंड ये सब होते हैं। शन को देखते ही चेयरमैन ली शन से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर शन आगे आता है, गोंग्याओ को छुड़ाता है एंड चेयरमैन ली से हाथ मिलाते हुए कहता है, मेरा नाम शन है, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? शन का नाम सुनते ही जैसे ही चेयरमैन ली शन से हाथ मिलाता है तो उसे पता चल जाता है कि शन आखिर कौन है। शन जोर से चेयरमैन ली का हाथ दबाता है, जिससे कि चेयरमैन ली दर्द से थर थर कांपने लगता है। शन चेयरमैन ली से कहता है, चेयरमैन ली, क्या आपको लगता है कि हम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था? चेयरमैन ली इतनी ज्यादा दर्द में होता है कि वो अब शन से माफी मांगता है, जिसके बाद शन चेयरमैन ली का हाथ छोड़ता है एंड वो उसे पेपर्स को साइन करने के लिए कहता है। चेयरमैन ली दर्द के मारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। अब ये सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। चेयरमैन ली बाहर आता है, इन सबको जाते हुए देखता है। गोंग्याओ की बड़ी बहन शन से कहती है कि क्या उसका ये करना ठीक रहेगा? शन कहता है कि उसे इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीनवाइल चेयरमैन ली चेयरमैन डाई को शन के इस कारनामे के बारे में बताता है एंड जल्दी से उन्हें उसकी कंपनी में आने के लिए कहता है।